वेल सो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो दोस्तों आप सभी लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ करते हैं। एक लंबी सांस लो और कहो, जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। आए हम कुछ अच्छा करने हैं। तो इस बार जीएसटी में 40 पार। तो चलिए दोस्तों, एक आपका क्वेश्चन था कि सर इस बार जो जनवरी 25 एग्जाम के लिए कुछ एडिशनल अमेंडमेंट्स है क्या? दोस्तों मैं सबसे पहले बता दूं कि कोई ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है, इसलिए ये हमारी जो अमेंडमेंट्स है विद इन हाफ आवर कंप्लीट हो जाएगी। डोंट वरी फॉर दैट। ओके, तो ये आपने देख लेना है, जस्ट आधी घंटा आपका लगेगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स हमें हमारे रेगुलर बैच के डिस्कशन में कवर कर लिया था। ओके, जनवरी 25 के लिए अब यहाँ पे जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है ऑन द बेसिस ऑफ योर स्टैट्यूटरी अपडेट्स गिवन बाय इंस्टीट्यूट, तो ये एडिशनल अमेंडमेंट्स आपके ले लेता हूँ। तो ये जो एडिशनल अमेंडमेंट्स है आधी घंटा में लगेगा, और ये अमेंडमेंट्स नहीं, कुछ सीबीएसई क्लैरिफिकेशन है जो आपके स्टैट्यूटरी अपडेट्स में एक्स्ट्रा दिए है, तो मैं यहाँ पे उसको कवर कर लेता हूँ। ठीक है, आर यू रेडी? यस और नो? तो चलो पहले फटाफट अमेंडमेंट्स यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो अमेंडमेंट्स फॉर जनवरी 25 एग्जामिनेशन सीए इंटर स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ओके छोटे छोटे क्लैरिफिकेशन, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, इनपुट टैक्स क्रेडिट एंड रजिस्ट्रेशन, ये चैप्टर में है। इसमें भी जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आ सकता है उसके बारे में मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। तो चलिए, तो सबसे पहले चैप्टर पे आ जाते हैं, वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में एक क्लैरिफिकेशन जो आपको अप्लीकेबल करवाया है, ये जो है यहाँ पे रिगार्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी फॉर वारंटी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड रिपेयर सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट पहले समझाऊंगा और फिर हम स्टेप बाय स्टेप ये प्रोविजंस पढ़ेंगे। अब देखो क्या होता है, अगर कोई मैन्युफैक्चरर है, ओके कोई मैन्युफैक्चरर है और वो कस्टमर को सेल कर रहा है, कोई बायर है और ये बायर को वो सेल कर रहा है। ठीक है, आपको स्क्रिबल करना है तो मेरे साथ कर सकते हो, सो दैट आपका अटेंशन ज़्यादा रहेगा। और ये कोई मशीन है, कोई इक्विपमेंट है, कोई भी गुड्स होगा, व्हीकल होगा, और कि ये मशीन सेल कर रहा है, और ये मशीन का पार्ट रिप्लेसमेंट वारंटी भी दे रहा है। ओके, मशीन सेल भी कर रहा है, साथ साथ में 1 ईयर पार्ट रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है। पार्ट रिप्लेसमेंट वारंटी दे रहा है। ओके, वारंटी दे रहा है। तो ये भाई 1 साल के अंदर हमारे मशीन में कोई भी दिक्कत आ जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम आ जाएगी, तो भाई हम इसके पार्ट रिप्लेस कर देंगे आपको। डन 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 डन। अब देखो यहाँ पे जनरली बिजनेस प्रैक्टिस क्या होती है कि जो भी वारंटी देता है ओके गुड सेल के साथ, तो ये आपको पता होना चाहिए, या नहीं होगा तो समझ लो वो जो रिप्लेसमेंट, तो वो क्या रहता है समझ लो, उसकी मशीन की प्राइस उसको रखना है, समझ लो, लिखना मत, समझ लो उसको मशीन की प्राइस रखना है यहाँ पे 1,40,000, 1,40,000 मशीन का प्राइस रखना है, और उसको पता है कि वारंटी भी देने वाला है, तो वो 10,000 वारंटी का प्राइस में इंक्लूड कर लेता है, क्योंकि वारंटी आ सकती है, तो उसकी प्राइस जो होती है वो इंक्लूडिंग वारंटी होती है, क्योंकि कोई भी प्रूडेंट मैन्युफैक्चरर इस तरह से ही रखेगा। तो ऐसे सिचुएशन में समझ लो उसने टैक्स इनवॉइस दिया, ध्यान से देखिएगा, उसने टैक्स इनवॉइस दिया और इस टैक्स इनवॉइस में उसने प्राइस जो रखी, वो प्राइस रखी 1,50,000, और जो उसको वो अपना एस्टिमेट कर लेता है कि भाई इतनी वारंटी कॉस्ट आ सकती है, लोग इतने क्लेम कर सकते हो, इतना खर्चा लग सकता है, तो वारंटी कॉस्ट इसमें इंक्लूडेड होती है 1,50,000 में। और जब वो टैक्स इनवॉइस बनाता है सेल, ओरिजिनल मशीन सेल करते वक्त, तो वो टैक्स इनवॉइस में यहाँ पे प्राइस में इंक्लूड कर लेता है और इसके ऊपर जीएसटी लगा लेता है। जीएसटी समझ लो एट द रेट हम 18% भी ले तो 1,50,000 का 18%, ओके तो 27,000 जो है यहाँ पे ओके जीएसटी लगा दिया, और ये गवर्नमेंट को पे भी कर देते हैं। ओके, ये गवर्नमेंट को पे भी कर देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है, ओके कस्टमर को जो वारंटी दी है, ये ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, मैं इसका नाम लूंगा ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने जो कस्टमर को वारंटी दी है, तो उस वारंटी का क्या, आई रिपीट उस वारंटी का क्या। तो अब यहाँ पे थोड़ा इस बात को समझ लो। अब क्या होगा कि कस्टमर के पास इक्विपमेंट चले गया, मशीनरी चलेगी, या वॉट एवर इट में भी, ओके यहाँ पे चले गया, उसने उसके कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गए, समझ लो ये मशीन है और ये मशीन उसको पहुंच गई और उसके एक कंपोनेंट में टेक्निकल प्रॉब्लम आया, तो इनके पास जो एडिशनल कंपोनेंट बनाया हुआ है, आई रिपीट इनके पास जो एडिशनल कंपोनेंट बनाया हुआ है, ये एडिशनल कंपोनेंट जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं। ओके, ये रिप्लेसमेंट में दे रहे हैं, तो पुराना कंपोनेंट जो है, ये पुराना कंपोनेंट निकाल लिया, ये ओल्ड कंपोनेंट है,
ओके, क्योंकि खराब हो गया था और ये एक एडिशनल कंपोनेंट वो रिप्लेस करके दे रहे हैं। तो अब ये एडिशनल कंपोनेंट्स जो है इन्होंने खुद बनाया हुआ है, ओके, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर ने, तो इसको तो उनकी कॉस्ट लगी है, पर इन्होंने वारंटी में फ्री दिया है, वारंटी में फ्री दिया है। तो सवाल क्या है कि इन्होंने जो वारंटी में फ्री दिया है, रिप्लेस करके दिया है कंपोनेंट, तो ये जो फ्री दिया है इस पर जीएसटी आएगा क्या? सवाल ये था कि इस पर जीएसटी आएगा क्या? ये फ्री कंसिडरेशन दिया कस्टमर को अंडर वारंटी रिप्लेसमेंट। तो जहां तक देखा जाए तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या है, और आपने इसका आईटीसी भी लिया था, इसके इनपुट का आईटीसी भी लिया था। अब देखो ये सप्लाई बोला जाएगा क्या? अगर आपको सप्लाई की डेफिनेशन याद होगी और सेक्शन चार्ट ओपन करो, सेक्शन 7 ओपन करो, पॉज करके सेक्शन 7 ओपन करो, और ये जो सेक्शन 7 में हमने क्या देखा था, सेक्शन 7 में हमने ऐसा देखा था कि अगर सप्लाई करना है तो 7(1)(a) में फॉर कंसिडरेशन होना चाहिए। ओके, तो सप्लाई बोला जाएगा, हमारा तो कंसिडरेशन नहीं है, हमने तो फ्री दिया हुआ है, चलो कोई बात नहीं। फिर शेड्यूल 1 7(1)(c) शेड्यूल 1 में पैरा 1 कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट विदाउट कंसिडरेशन। अब ये कंपोनेंट भी आपका बिजनेस असेट है और विदाउट कंसिडरेशन जो है आप ट्रांसफर कर रहे हो, आई रिपीट, विदाउट कंसिडरेशन आप ट्रांसफर कर रहे हो, तो फिर तो उसका और उसका वो कंपोनेंट का आईटीसी भी आपने लिया हुआ है, वो कंपोनेंट के रॉ मटेरियल का लिया होगा या वो कंपोनेंट खरीदा होगा उसका आईटीसी भी लिया होगा। तो बात अब मशीन की नहीं चालू है, मशीन का तो जीएसटी हमने दे दिया, बात अब कंपोनेंट की चालू है और वो कंपोनेंट का आईटीसी आपने ले लिया। ओके, तो क्या ये पैरा 1 में परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटी इज टेकन विदाउट कंसिडरेशन उसमें कवर हो जाएगा क्या? तो मैं आपको कहता हूं क्लैरिफिकेशन ये आया कि नहीं नहीं, ओके, ये आईटीसी हमारा कंटिन्यू रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, जो भी आईटीसी लिया वो कंटिन्यू रहेगा। लेकिन जहां तक बात है, ओके, यहां पे फिर ये जो है ये तो फ्री सप्लाई हुआ ना, विदाउट कंसिडरेशन हुआ ना, और आईटीसी लिया हुआ है। तो यहां पे सीबीआईसी ने बहुत अच्छा क्लैरिफिकेशन दिया। सीबीआईसी ने ये कहा कि देखो ये कंपोनेंट एक्चुअली देखा जाए तो फ्री में नहीं है, क्योंकि जब ओरिजिनल मशीन हमने बेची या ओरिजिनल कोई भी इक्विपमेंट व्हीकल हमने बेचा तो उसमें हमने 150 में उसकी प्राइस कंसीडर कर ली थी और उसके ऊपर जीएसटी दे दिया था। सुनना, उसके ऊपर जीएसटी दे दिया था क्योंकि 150 का प्राइस ही हमने फिक्स किया था कंपोनेंट की कॉस्ट को कंसीडर करते हुए। तो एक्चुअल देखा जाए तो ये फ्री नहीं है, उसका जीएसटी ऑलरेडी पे हो गया है। अगर उसका जीएसटी ऑलरेडी पे हो गया है तो वो केस में, सुनना ध्यान से, वो केस में आपको आईटीसी कंटिन्यू रहेगा, ओके, और आपको ये सप्लाई पे अलग से एडिशनल सेपरेटली जीएसटी नहीं देना पड़ेगा। चलिए, ओके, तो ये अच्छा क्लैरिफिकेशन था। अब दूसरा सवाल क्या आ गया यहाँ पे? दूसरा सवाल ये आ गया कि भाई ये जो कंपोनेंट है नया आ गया और पुराना रिप्लेस कर दिया, ओके, पुराना वो लेके चले गए, तो बायर ने मशीन खरीदी थी, तो क्या बायर ने जो ये रिप्लेसमेंट में कंपोनेंट वापस कर दिया तो क्या इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा? क्योंकि हम जब कोई गुड्स वापस कर देते हैं तो हमको आईटीसी रिवर्स करने पड़ते हैं। तो बायर ने तो ये मशीन का क्रेडिट लिया था और वो पुराना कंपोनेंट रिप्लेस हो गया। अगर वो पुराना कंपोनेंट रिप्लेस हो गया और दे दिया गया तो उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? तो आंसर इज नो, उसका प्रोपोर्शनेट आईटीसी आपको रिवर्स करने की भी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, तो ये देखो वो क्या कहते हैं, ये क्लैरिफिकेशन में अच्छा क्लैरिफिकेशन है, स्टार करना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है रिगार्डिंग टू वैल्यू ऑफ सप्लाई। देखो, अप्लीकेबिलिटी ऑफ जीएसटी ऑन वारंटी रिपेयर्स और रिप्लेसमेंट बाय ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, OEM लिखना होगा तो लिख दो वहां पे, ओरिजिनल इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो है, ओके, यहाँ पे तो वो क्या हमें यहाँ पे जो रिप्लेसमेंट में देता है, वारंटी में देता है कंपोनेंट, उसका जीएसटी आएगा कि नहीं आएगा? ओके, तो देखो, ओरिजिनल सेल ऑफ गुड्स, ओरिजिनल आपकी सेल जो है इंक्लूसिव ऑफ वारंटी कॉस्ट, उसमें वारंटी कॉस्ट इंक्लूडेड है, ऑन विच जीएसटी वुड बी ऑलरेडी बीन पेड। ये लाइन आनी ही चाहिए आंसर लिखते वक्त। अगर इसके ऊपर कोई क्वेश्चन में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन में अगर रिपेयर्स दिया वारंटी में, तो आपकी ये लाइन प्रिंट होनी चाहिए कि उसकी प्राइस ओरिजिनल जब सेल हुआ तो उसमें इंक्लूडेड थी। तो नो एक्स्ट्रा जीएसटी इज चार्जेबल ऑन पार्ट्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। ओके, तो जीएसटी इज पेबल। हाँ, तो आपने वारंटी पीरियड में अगर फ्री दिया, ओके, तो वारंटी पीरियड में दी और आपने कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगाई, फ्री दिया, एंड नो एक्स्ट्रा कॉस्ट ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, यानी फ्री सप्लाई किया,
यहां पे लिख दो, फ्री सप्लाई किया तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। लेकिन अगर आपका वारंटी पीरियड निकल गया, सुनना, आपका वारंटी पीरियड निकल गया, अब फ्री नहीं है, अगर आप इसके कुछ चार्जेस लगाते हो, इफ चार्जेस आपके लगाते हो, तो ये यहां पे अगर आपने ड्रॉ किया होगा डायग्राम, तो इसमें अब दो पार्ट हो गए। अगर ये कंपोनेंट ड्यूरिंग वारंटी, कंपोनेंट ड्यूरिंग वारंटी सप्लाइड फ्री, तो नो जीएसटी। ओके, नो जीएसटी। क्यों जीएसटी नहीं? क्योंकि कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और नो जीएसटी। बट इफ चार्जेस, ओके, चार्जेस मेड फॉर कंपोनेंट, अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगाई कंपोनेंट, सॉरी स्पेलिंग वर्किंग मिस्टेक होगा तो आपने कवर कर लेना। ओके, कंपोनेंट चार्जेस मेड फॉर कंपोनेंट, तो फिर जीएसटी पेएबल, तो उसके ऊपर जीएसटी पेएबल होगा। ओके, अच्छा, पहले केस में क्यों नो जीएसटी? बिकॉज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट ऑलरेडी कवर्ड in cost of component already covered in price of machine मशीन में कवर्ड है, इसलिए ओके उसके ऊपर सेपरेट जीएसटी नहीं आएगा। अगर आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है ओके तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, बाद में ड्रॉ कर लेना और अमेंडमेंट के वहां स्टेपल कर लेना। ओके, यानी डायग्राम से फास्ट हो जाएगा। डन। चलिए, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू पहला कि भाई चार्ज एडिशनल पेमेंट होगा तो जीएसटी आएगा, अदरवाइज नहीं। दूसरा, इज मैन्युफैक्चरर ऑब्लिज्ड टू रिवर्स आईटीसी फॉर वारंटी रिप्लेसमेंट और रिपेयर्स विदाउट एक्स्ट्रा चार्जेस? क्या मैन्युफैक्चरर जो है इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? मैन्युफैक्चरर ने वो कंपोनेंट्स के लिए आईटीसी यूज किया, तो देखो वो क्या कहते हैं, वैल्यू ऑफ ओरिजिनल सप्लाई ऑफ गुड्स इंक्लूड्स लाइकली द कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट पार्ट्स, रिपेयर सर्विस टू बी इनकर्ड ड्यूरिंग वारंटी पीरियड, देयरफॉर दिस सप्लाईज कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज एग्जाम सप्लाई। आईटीसी क्यों रिवर्स करना है? वो एग्जाम थोड़ी है, फ्री थोड़ी है। ओके, और नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स आईटीसी, मतलब क्या? मतलब ये हुआ कि यहां पे ओके ये इसका अब सवाल क्या है? सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है कि क्या ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर जो था ओके और उसने ये कंपोनेंट फ्री दिया, तो क्या इसका आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा क्या? तो देखो दोस्तों वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि भाई आईटीसी रिवर्स सिर्फ एग्जाम सप्लाई के केस में होता है, और ये एग्जाम्प्ट है ही नहीं। इसकी कॉस्ट जब ओरिजिनल मशीन बेची गई थी तो ओरिजिनल मशीन में इसकी कॉस्ट इंक्लूडेड थी। अगर इसकी कॉस्ट ओरिजिनल मशीन में इंक्लूडेड थी तो वो सिचुएशन में यहां पे जो है, सुना, वो सिचुएशन में यहां पे आईटीसी मैन्युफैक्चरर को नो नीड टू रिवर्स आईटीसी, नो नीड टू रिवर्स आईटीसी। ओके, तो ये भी वहां पे आपने डाल देना कि आईटीसी रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, तो ये उन्होंने कवर कर लिया। नाउ थर्ड पॉइंट, नेचर ऑफ सप्लाई ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी इन सर्टेन केसेस। अब ये एक्सटेंडेड वारंटी इन सर्टेन केसेस क्या है, चलो ये बता देता हूं। जहां तक ये दो टाइप की वारंटी होती है, एक एट द टाइम ऑफ सप्लाई, भाई आप जब गुड्स खरीद रहे हो तो वारंटी चाहिए कि आपको, आपने कहा हाँ एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो देखो, इफ कस्टमर एंटर इनटू एग्रीमेंट फॉर एक्सटेंडेड वारंटी विद द सप्लायर ऑफ गुड्स एट द टाइम ऑफ ओरिजिनल सप्लाई, तो वो फिर कंपोजिट सप्लाई का पार्ट माना जाएगा और प्रिंसिपल सप्लाई इज गुड्स, तो जीएसटी इज पेबल अकॉर्डिंगली। मतलब अगर आपने अपने वारंटी देते वक्त, सेल करते वक्त ही वारंटी दिया तो वो आपके गुड्स का ही पार्ट माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा, और उसके ऊपर ध्यान सुनना, उसके ऊपर यहां पे जो है जीएसटी, ओके उसके ऊपर यहां पे जीएसटी जो है, हाँ उसके ऊपर जीएसटी जो है एज अ ओके ओरिजिनल प्रिंसिपल सप्लाई, और प्रिंसिपल सप्लाई क्या है बेटा? गुड्स का प्रिंसिपल सप्लाई है, तो एज अ गुड्स उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। इफ सप्लायर ऑफ एक्सटेंडेड वारंटी एंड सप्लायर ऑफ गुड्स आर डिफरेंट, then extended warranty will be treated as a separate taxable supply of service। समझ लो, ओके सप्लायर ऑफ गुड्स अलग है और एक्सटेंडेड सप्लायर ऑफ गुड्स एंड सप्लायर ऑफ वारंटी अलग है। मतलब बहुत सी बार क्या होता है, बहुत सी बार ये होता है कि सप्लाई मैन्युफैक्चरर से हो जाता है। अब देखो, एक मैन्युफैक्चरर है गुड्स का, आप कस्टमर हो,
और बीच में डीलर है, बीच में डीलर है। अब बहुत सी बार क्या हो जाता है, मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली सेल कर रहा है, यानी सप्लायर ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसओजी, सेल ऑफ गुड्स। तो मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली गुड्स सेल कर रहा है, किसको, कस्टमर को, और उसकी वारंटी डीलर दे रहा है, वारंटी डीलर दे रहा है। कभी कभी ऐसा होता है डीलर को भी अपना बिजनेस करना है, तो वो कहता है आप गुड्स ले लो, वारंटी मैं देता हूँ, एक्सटेंडेड वारंटी, थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस दे देना। ओके, तो वारंटी ओरिजिनल मैन्युफैक्चर नहीं दे रहा है। अगर वारंटी ओरिजिनल मैन्युफैक्चर दे दे, सुनना ध्यान से, अगर वारंटी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर दे दे तो डेफिनेटली वो पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर ये वारंटी यहाँ पे ओके सप्लायर ऑफ गुड्स नहीं दे रहा है, ये कोई दूसरा पर्सन दे रहा है और दो पर्सन अलग है, अगर ये दो पर्सन अलग है तो वो केस में जहां तक देखा जाए तो फिर ये जो वारंटी डीलर ने अलग से दी, ये वारंटी डीलर ने अलग से दी, तो वो सिचुएशन में यहां पे ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और इसके ऊपर जीएसटी एज अ सर्विस आएगा। अब देखो ऐसा था कि हाँ मैंने एक वीडियो मिक्सिंग के लिए मशीन खरीदा था, तो वीडियो मिक्सिंग के लिए जो मशीन खरीदा था, ओके, एक डीलर जो है पुणे में था, उसने मेरा कॉन्ट्रैक्ट दिल्ली वाले सप्लायर से करवा दिया कि भाई सर जो है दिल्ली वाला सप्लायर तुम्हें डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा। तो मुझे जो वो मशीन बेचा वो दिल्ली वाले सप्लायर ने बेची, लेकिन उसकी वारंटी अगर एक्सटेंड करवानी है तो यहाँ का डीलर मुझे स्कीम दे रहा था कि सर मशीन वहाँ से खरीद लो, ओके, लेकिन उसका वारंटी एक्सटेंड करना है और आपको और 2 साल 3 साल एक्सटेंड करना है ड्यूरिंग फॉर रिपेयर्स रिप्लेसमेंट, तो हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं कुछ एडिशनल चार्जेस से। तो वो एक्सटेंडेड वारंटी के लिए इसको पे किया और ओरिजिनल मशीन के लिए उसको पे किया। तो डीलर ने अब जो एक्सटेंडेड वारंटी अलग से दी उसके ऊपर जीएसटी आएगा, पर एज अ गुड्स नहीं आएगा, एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज आएगा। आई होप आपको ये समझा होगा। तो रिगार्डिंग टू ये हमने देखा एक्सटेंडेड वारंटी। If consumer enter into agreement of extended warranty at the time after original supply, after original supply वो एग्रीमेंट में जाता है, तो supplier of extended warranty shall treat as a supply of service distinct from the original supply of goods and pay GST accordingly on this service। ठीक है, चलो एक चार्ट आपको बनाना है। चलो बेटा वारंटी के ये चार्ट पे आ जाते हैं, मैं चार्ट से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर आपने ये चार्ट ड्रॉ कर लेना है पॉज करके, ठीक है। तो आपने पॉज करके ये चार्ट ड्रॉ कर लेना है। तो देखो जीएसटी इंप्लीकेशन ऑफ वारंटी, थोड़ा मैं इस वारंटी कॉन्सेप्ट को समझा देता हूँ। सबसे पहले तो हम बात करते हैं बेसिक वारंटी, यानी आप जब कोई बाइक खरीदते हो तो 1 साल की डिफॉल्ट वारंटी मिलती है जिसको बेसिक वारंटी कहते हैं, या फिर आप जब कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, तो उसमें एक वारंटी इंक्लूडेड होती है। तो बात अगर बेसिक वारंटी की है तो इट्स प्राइस ऑलरेडी इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ ओरिजिनल गुड्स, हेंस नो जीएसटी सेपरेटली चार्जेबल। क्योंकि जब भी कोई कंपनी बेसिक वारंटी देती है, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो उसकी प्राइस ओरिजिनल प्राइस के इसमें इंक्लूडेड होती है, तो उसके ऊपर सेपरेट जीएसटी नहीं आता है। हम बात बेसिक वारंटी की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं एक्सटेंडेड वारंटी की। अगर एक्सटेंडेड वारंटी मतलब 1 साल की वारंटी तो आपको मिलेगी, लेकिन आपने बहुत सी बार देखा होगा बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट पे, रेफ्रिजरेटर हुआ या कार हुई, तो वो केस में एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलती है कि चलो आपको और 3 साल का चाहिए तो आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, यानी आपको बेटा यहाँ एडिशनल पे करना पड़ेगा। सो दोस्तों एक्सटेंडेड वारंटी की अगर हम बात करें तो उसके बारे में ये क्लैरिफिकेशन है, और ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है, इफ कस्टमर ऑफर एक्सटेंडेड वारंटी एट द टाइम ऑफ सप्लाई, जब मैं आपको समझ लो ये मोबाइल बेच रहा हूं और इस मोबाइल पे आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया, मोबाइल पे भी मिलती है, और आपने एक्स्ट्रा दिया, तो वो एट द टाइम ऑफ सप्लाई अगर दिया गया तो फिर वो गुड्स का कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। ओके, और प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब मोबाइल के साथ अगर मैंने आपको एक्सटेंडेड वारंटी दिया, तो अगर मोबाइल के साथ मैंने एक्सटेंडेड वारंटी दिया होगा तो वो सिचुएशन में यहाँ पे वो गुड्स का ही पार्ट माना जाएगा, कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, जिसमें प्रिंसिपल सप्लाई आपका गुड्स है, मोबाइल है। तो वो केस में जो मोबाइल को रेट अप्लीकेबल हो गए वो टोटल पैकेज को अप्लीकेबल हो गए। फॉर एग्जांपल आपकी प्राइस ऑफ द गुड्स है 1 लाख रुपीस और एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस एक्स्ट्रा लगा है एट द टाइम ऑफ सप्लाई, और वो एक्सटेंडेड वारंटी चार्जेस लगा है 20,000 एक्स्ट्रा एट द टाइम ऑफ सप्लाई। तो टोटल आपका कितना हुआ, तो टोटल आपका 1,20,000 हुआ। आई रिपीट, टोटल आपका 1,20,000 हुआ।
तो ये जो एक्सटेंडेड वारंटी है, ओके, यहाँ पे 1,20,000 की, तो जीएसटी रेट गुड्स का है 12% और वारंटी का 18%। तो क्या अलग अलग लगेगा? क्या नहीं, ये 20,000 कंपोजिट सप्लाई का ही पार्ट माना जाएगा। और यहाँ पे टोटल 120 लाख पे, 1,20,000 पे जो गुड्स के रेट्स हो गए, सुनना, जो गुड्स के रेट्स हो गए वो लग जाएंगे, यानी 12% यहाँ पे लग जाएंगे। ओके, और 1,20,000 इंटू 12% उसका जीएसटी निकाला जाएगा। ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू एक्सटेंडेड वारंटी, अगर एट द टाइम ऑफ सप्लाई चार्ज किया। अगर नेक्स्ट एक्सटेंडेड वारंटी आफ्टर सप्लाई दिया कि भाई हमने गुड्स तो बेच दिया था, बाद में एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, जैसे मोबाइल के केस में ऐसा होता है, मोबाइल बेच देता है, फिर आपको एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए, तो वो कहता है कि 15 दिन में आके कभी भी ले लो। तो सप्लाई होने के बाद एक्सटेंडेड वारंटी दिया, तो फिर ये क्लैरिफिकेशन क्या कहता है? ये क्लैरिफिकेशन कहता है कि अगर सप्लाई होने के बाद एक्सटेंडेड वारंटी दिया तो वो ओके, फिर वो एक्सटेंडेड वारंटी का 20,000 जो एक्स्ट्रा लिया वो सेपरेट सर्विस माना जाएगा। सुनना, वो सेपरेट सर्विस माना जाएगा, और जो सर्विस के रेट हो गए वो सर्विस के रेट यहाँ पे अप्लीकेबल हो गए। लेट्स अज्यूम दैट कि सर्विस के रेट 18% है, तो 18% आपको अप्लीकेबल हो गए। हाँ, एक नोट देना चाहूंगा स्पेशली फॉर फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के लिए एक नोट आप जब लिखोगे तो आप नीचे भी लिख सकते हो या साइड में भी लिख सकते हो। ओके, फर्स्ट पार्ट में नो डाउट कंपोजिट सप्लाई है, लेकिन सप्लायर ऑफ गुड्स कोई अलग है, समझ लो, जो जिसने गुड्स बेचा वो मैन्युफैक्चरर है, और एक्सटेंडेड वारंटी देने वाला ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर नहीं, डीलर है। मतलब दो पार्टी अलग है, सप्लायर ऑफ गुड्स अलग है, सप्लायर ऑफ वारंटी अलग है। तो वो केस में जो आपको वारंटी देगा वो गुड्स का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि गुड्स का सप्लायर कोई अलग है और वारंटी डीलर दे रहा है। तो वो केस में यहाँ पे जो एक्सटेंडेड वारंटी है, ध्यान सुनना, जो यहाँ पे एक्सटेंडेड वारंटी दिया गया वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी और सर्विस का रेट यहाँ अप्लीकेबल हो जाएगा। तो चलो फटाफट पॉज करके यहाँ पे जो है ओके ये डिस्कशन लिख लो। ओके, ये चार्ट लिख लो, और सच कहूँ तो चार्ट पढ़ लेना, दैट्स ऑल। 2 मिनट में चार्ट पढ़ लेना, बात खत्म। ओके, और डिस्कशन को आगे बढ़ाना। डन, चलो यहाँ पे चार्ट लिख लो, पॉज करके लिख लेना। डन, चलिए अब आ जाइए आप यहाँ पे। तो ये हमारा एक्सटेंडेड वारंटी, वैल्यू ऑफ सप्लाई पे कुछ क्लैरिफिकेशन थे, हमने कवर कर लिए। उसके बाद में ये क्लैरिफिकेशन पे आते हैं टाइम ऑफ सप्लाई। अब टाइम ऑफ सप्लाई का ये क्लैरिफिकेशन नो डाउट चार्ट से मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चार्ट आपने लिख लेना और फिर ये वर्डिंग या टेक्स्ट पढ़ लेना, तो आपको इजीली समझ में आएगा। TOS, टाइम ऑफ सप्लाई ऑन कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ रोड ऑफ NHAI प्रोजेक्ट इन हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो बहुत से इंडिया के कॉन्ट्रैक्टर, लेट्स टेक एग्जांपल L&T, या फिर कोई कंपनी है, इंफ्रा कंपनी है, GMR है। ओके, ये कंपनी गवर्नमेंट के रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेती है। और ये जो हाईवे रोड कंस्ट्रक्शन के कॉन्ट्रैक्ट लेती है, ओके, यहाँ पे बीच में आपने देखा होगा कि बॉन्ड खरीदे गए और वही कंपनी ने बॉन्ड खरीदे जिनको रोड के कॉन्ट्रैक्ट मिले। ओके, तो ये हाइब्रिड मॉडल में होता है। हाइब्रिड मॉडल में क्या कि भाई ओके, लेट्स टेक एग्जांपल, पुणे मुंबई हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है। अब पुणे मुंबई हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। ओके, नेशनल हाईवे कंस्ट्रक्ट करना है, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया। अब इसमें क्या होता है कि जो भी जितने भी अमाउंट का प्रोजेक्ट है, समझ लो 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब ये 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट में से इनको गवर्नमेंट 500 करोड़ देती है कि भाई 500 करोड़ अभी ले लो आप, ओके, ये कंस्ट्रक्शन करने के। और उसके बाद में ओके नेक्स्ट 15 ईयर में आपको जो टोल कलेक्शन होगा उसमें से आपको पैसा दिया जाएगा, तो उसकी इंस्टॉलमेंट रखी जाती है। नो डाउट उसकी जो इंस्टॉलमेंट गवर्नमेंट रखती है तो उसका इंटरेस्ट भी देती है इंस्टॉलमेंट के साथ। तो समझ लो मैं कॉन्ट्रैक्टेड हूँ और मैं रोड कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, और रोड कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट मैंने ले लिया, जिसमें 15 साल का ये मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद 15 साल तक मुझे पेमेंट मिलेगा। उसमें कुछ पेमेंट लमसम पहले मिल जाएगा, और फिर मेरी कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट होगी। सुनना, मेरे कॉन्ट्रैक्ट में ड्यू डेट होगी फॉर पेमेंट। जैसे 15 साल में मुझे इस तरह से पेमेंट मिलेगा इंटरेस्ट के साथ, जैसे E1, E2, E3, E4, E5, E6, ऐसे 6 इंस्टॉलमेंट मिलेंगी, जिसकी ड्यू डेट भी लिखी जाएगी कि कब ड्यू डेट को आपको पैसा मिलने वाला है। ई मतलब पेमेंट इवेंट, यानी कब आपके पेमेंट इवेंट आने वाला है। तो अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसे 15 साल के पेमेंट का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कंस्ट्रक्शन तो रोड अभी कंप्लीट कर दूंगा लेकिन 15 साल तक पेमेंट आते रहेगा, तो इसका TOS कैसे आएगा? समझ लो 2000 करोड़ का यहाँ पे रोड कॉन्ट्रैक्ट है, तो जैसे ही रोड कंप्लीट हुआ तो 2000 करोड़ पे टोटल GST क्या अभी आ जाएगा? नहीं बेटा। अगर आपको इनवॉइस चैप्टर में कॉन्सेप्ट याद होगा, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, जहां कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 महीने से ज्यादा हो तो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस कहा जाता है। और उसका इनवॉइस कैसे देना, तो उसकी इनवॉइस चैप्टर ओपन करना, मैंने एक चार्ट बना के दिया था, और वो चार्ट क्या था, अगर ड्यू डेट फिक्स होगी, उसमें अगर ड्यू डेट फिक्स होगी, पेमेंट इवेंट बाय रिसिपिएंट फिक्स होगा, तो ओके आपको इनवॉइस उस ड्यू डेट के पहले या उस दिन तक दे देना चाहिए।
पढ़ना एक बार, याद नहीं आ रहा होगा तो। ओके, और अगर मैंने आपको एक डायग्राम दी थी, प्लिंथ, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, इवेंट फिक्स किए थे, या ड्यू डेट फिक्स होगी, रेंट एग्रीमेंट में ड्यू डेट फिक्स होगी, तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट बाय द रिसिपिएंट होगा, ओके, रिसिपिएंट कौन है यहाँ पे? गवर्नमेंट है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है? सप्लायर ऑफ सर्विस है। तो जो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट होगी उसके पहले या उस दिन तक इनवॉइस दे देना चाहिए। तो इसका टीओएस कैसे फिक्स होगा? बहुत ही सिंपल। इसका टीओएस, अगर इनवॉइस इशूड विद इन टाइम यानी डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, यानी आपने इनवॉइस, पहला इनवॉइस E1 के पहले दे दिया, दूसरा इनवॉइस E2 के पहले या उस दिन तक दे दिया, तीसरा इनवॉइस E3 के पहले या उस दिन तक दे दिया, तो आपका टीओएस डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, क्योंकि सेक्शन 13(3) टाइम ऑफ सप्लाई अगर आपको याद होगा तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर इफ इनवॉइस विद इन टाइम। अगर इनवॉइस विद इन टाइम है तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, तो इनवॉइस विद इन टाइम है क्योंकि हमने ड्यू डेट के पहले इनवॉइस दे दिया, तो इनवॉइस और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर लिया जाएगा। लेकिन अगर इनवॉइस नॉट इश्यूड विद इन टाइम, मतलब अगर हमने इनवॉइस E1 का इनवॉइस, क्योंकि पहला इवेंट है E1 का इनवॉइस पहले नहीं दिया, बाद में दिया, तो फिर आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो इवेंट की डेट फिक्स है, वो डेट फिक्स है इवेंट की, और उसके बाद इनवॉइस दिया तो गवर्नमेंट कहती है कि कॉन्ट्रैक्टर का टीओएस कब आएगा फॉर E1, तो ओके, वो कहती है इनवॉइस नॉट विद इन टाइम होगा तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ रिसिप्ट, मतलब जो ड्यू डेट फिक्स हुई थी यानी E1 की जो डेट होगी, ओके, फिर इनवॉइस के लिए वेट नहीं करेंगे, E1 की जो डेट होगी, क्योंकि अगर सेक्शन 13(3) आप पढ़ते हो पॉज करके, तो सेक्शन 13(3) कहता है कि अगर इनवॉइस नॉट विद इन टाइम होता है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और रिसीव विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे डेट ऑफ प्रोविजन मतलब क्या? तो डेट ऑफ प्रोविजन मतलब ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, और जो ड्यू डेट है, जो इवेंट है वो, तो ये ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जो भी आपने कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स की होगी वो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मानी जाएगी। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ओके, और रिसिप्ट विच एवर इज अर्लियर, ये लिया जाएगा। तो चलो यहां पे ये डायग्राम बना लो इस सर्कुलर से रिलेटेड, और यहां अटैच कर देना स्टेपल के साथ। अगर आपने प्रिंट आउट ली होगी तो ये डायग्राम से फास्ट समझ जाएगा आपको। तो चलो यहां पे पॉज करके ये डायग्राम निकाल लो, पॉज करके ये डायग्राम निकाल लो, ठीक है? डन बेटा, आपने डायग्राम निकाल लिया? यस सर, डन 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 डन। तो बेटा यहां पे अगर आप पढ़ोगे तो ये हाइब्रिड एन्युटी मॉडल जो है, ओके, ये सिंगल कॉन्ट्रैक्ट है, ओके, बोथ कंस्ट्रक्शन एंड O&M, O&M मतलब यहां पे ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन और मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब आपने कंस्ट्रक्ट करने का एक ही कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई कंस्ट्रक्ट भी करेंगे और ऑपरेट और मैनेज भी करेंगे अगले 15 साल तक। टोटल 2000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था। सर्टन पोर्शन ऑफ बीड प्रोजेक्ट, ओके, इज रिसीव ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, कुछ पैसा तो पहले मिल गया, एंड रिमेनिंग पेमेंट थ्रू डेफर्ड पेमेंट स्प्रेड ओवर 15 to 17 ईयर्स, मतलब पहला इवेंट आ गया और बाकी रिमेनिंग पेमेंट इवेंट में डिवाइड हुए। पेमेंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट is to be made after specified period और completion of an event as specified in the contract। उसके इवेंट फिक्स किए कि भाई ये जो इवेंट है उसके हिसाब से पेमेंट मिलेगा। तो वही बेटा ये कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस है। अगर इनवॉइस विद इन टाइम होगा तो इनवॉइस और डेट, इनवॉइस और ओके, तो यहां पे TOS shall arise at the time of issuance of invoice or receive payment अगर invoice within time होगा। invoice not issued on or before specified date of completion event तो date of provision of service और date of receipt whichever is earlier लिया जाएगा। हाँ, और नो डाउट ओके, जो बाद में पैसा मिलने वाला है गवर्नमेंट से उसमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो इंटरेस्ट जो गवर्नमेंट से मिलेगा वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा एज पर सेक्शन 15(2)(d। वो सेक्शन 15 याद करो, 15(1), 15(2), 15(3). 15(2) में डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन का जो इंटरेस्ट होगा तो वो भी वैल्यू में ऐड किया जाएगा। तो ये टाइम ऑफ सप्लाई में एक सर्कुलर था, डायग्राम अगर आपने लिखी होगी तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। और जो डायग्राम लिखी है उसमें ये इंटरेस्ट वाला पॉइंट भी अभी पॉइज करके लिख देना कि जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। डन 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 डन। चलिए, तो वो इंटरेस्ट वाला पॉइंट नीचे आप ऐसा लिख सकते हो, यहां क्लोज करके इंटरेस्ट वाला पॉइंट लिख देना कि व्हाट एवर द इंटरेस्ट रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट फॉर डिले पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन फ्रॉम द गवर्नमेंट, ओके, वो वैल्यू का पार्ट माना जाएगा। इट वुड बी एडेड इन द वैल्यू अंडर सेक्शन 15(2)(b। डन 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 डन। चलिए, ओके, तो ये हमने देखा रिगार्डिंग टू टाइम ऑफ सप्लाई। अब आते हैं प्लेस ऑफ सप्लाई में। अब प्लेस ऑफ सप्लाई का ये सर्क्यूलर थोड़ा टेक्निकल है, मतलब समझने में मुश्किल जाएगी ये वाला सर्कुलर, बट आई विल ट्राई माय बेस्ट। ओके, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा बहुत अगर कहीं पे हैंड ब्रेक लग जाए, नहीं समझ में आ रहा है, तो जैसा मैंने चार्ट बना के दिया बस वैसे ही जाना। अब देखो क्या होता है, ये एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, एडवर्टाइजमेंट कंपनी प्रोक्योर स्पेस ऑफ होर्डिंग बिल बोर्ड्स इरेक्टेड एंड माउंटेड ऑन द बिल्डिंग्स लैंड और डिफरेंट स्टेट फ्रॉम वेरियस सप्लायर वेंडर्स फॉर प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजिंग सर्विसेज टू इट्स कॉर्पोरेट क्लाइंट। उसके जो कॉर्पोरेट क्लाइंट है उसके लिए
वैरायटी ऑफ अरेंजमेंट बिटवीन एडवर्टाइजिंग कंपनी एंड इट्स वेंडर आर एस बिलो। ओके, अब मैं थोड़ा आपको ये चार्ट से समझाता हूँ। समझ लो मुझे वी स्मार्ट का ऐड करना है और वी स्मार्ट का ऐड दिल्ली में करना है और दिल्ली में मुझे लक्ष्मी नगर पे बड़े बड़े होर्डिंग्स लेने हैं। ओके, या फिर आपके सिटी में, ओके, चंडीगढ़, पंजाब या जहाँ पे भी है, तो आपके सिटी में वी स्मार्ट का ऐड करना है और मुझे ऐड के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स चाहिए। ओके, एलईडी ऐड भी करना है। तो अब मैं क्या करूंगा? ओके, मैं वहां का एडवर्टाइजिंग एजेंसी, कभी कभी आपने देखा होगा वो बोर्ड पे लिखा होता है कॉन्टैक्ट, बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी से मैं कॉन्टैक्ट करूंगा और मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कहूंगा कि मुझे ये लोकेशन पे मेरा वी स्मार्ट का ऐड लगाओ। ओके, मे भी दीवार पे लगाओ, मे भी होर्डिंग्स पे लगाओ, बिल बोर्ड पे लगाओ, या बड़ी दीवार होगी तो उसके ऊपर लगाओ, रेलवे स्टेशन पे बड़ी दीवार होगी तो उसके ऊपर लगाओ। अब इसमें क्या होता है, वहां की वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी वी स्मार्ट को सर्विस दे रही है क्या? तो एडवर्टाइजिंग एजेंसी बाय स्पेस एंड राइट टू यूज द स्पेस, मतलब वो क्या कर रही है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी वो होर्डिंग जो है वो पूरा बाय कर रही है, मतलब उनके ही है, या उसके राइट्स रख रही है, जो भी जिसके भी होर्डिंग्स होगी, दीवार होगी, 10-15 साल के राइट्स रख रही है। ओके, यानी स्पेस उनका खुद का है। ओके, आइदर ओन किया हुआ है या फिर वो स्पेस जो है, वो होर्डिंग्स जो है, वो दीवार के जो राइट्स है उन्होंने लेके रखे हुए हैं और उन्होंने कहा ठीक है सर, आपको ये जो है हम ही एडवर्टाइजमेंट बना के देंगे। ओके, जैसे दिल्ली की कंपनी, हम ही आपको एडवर्टाइजमेंट बना के देंगे और हमारी दीवार पे या होर्डिंग्स पे लगा देंगे। तो अब सवाल क्या है कि उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग सर्विस दी, ओके, उन्होंने जो एडवर्टाइजिंग सर्विस दी वी स्मार्ट को, उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो सीबीएसई ने क्लैरिफाई किया कि वो जो अपने ही होर्डिंग्स पे, अपने ही दीवार के राइट्स लेके रखे उन्होंने अलग अलग जगह, ओके, तो वो उस पे एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो वो तो इमूवेबल है, होर्डिंग्स इमूवेबल है, दीवार इमूवेबल है, तो उनकी सर्विस का पीओएस सेक्शन 12(3) से लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, क्योंकि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी रिलेटेड सर्विस हुई। ओके, अगर आप सेक्शन 12(3) पढ़ते हो तो राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी, उनकी खुद की इमूवेबल प्रॉपर्टी है वो होर्डिंग्स या दीवार, या राइट टू यूज इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में सेक्शन 12(3) के हिसाब से प्लेस ऑफ सप्लाई जहां इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। ओके, तो जहां होर्डिंग या स्ट्रक्चर हो गए वो प्लेस ऑफ सप्लाई लिया जाएगा। तो प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली में वो होर्डिंग्स है तो दिल्ली ही माना जाएगा। तो लोकेशन ऑफ सप्लायर एडवर्टाइजिंग एजेंसी दिल्ली, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, तो ऐसे केस में ये इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन ही माना जाएगा और इसके ऊपर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगाया जाएगा। ओके, दूसरा, लेकिन क्या होता है, मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को अपॉइंट किया और मैंने एडवर्टाइजिंग एजेंसी को कहा, ओके, क्लाइंट ने, कि भाई मुझे होर्डिंग्स पे लगाना है। अब उनके खुद के होर्डिंग्स नहीं थे, उन्होंने जिसके होर्डिंग है, जिसको नाम दिया गया वेंडर्स, ओके, जिसके होर्डिंग्स थे, जिन्होंने ओन किए थे, राइट लेके रखे थे, ओके, तो उनको कांटेक्ट किया और उनको कहा कि भाई वी स्मार्ट का ऐड लगाना है। तो अब ये जो वेंडर्स, ओके, यहाँ पे देखो, एडवर्टाइजिंग के एजेंसी के खुद के होर्डिंग्स नहीं थे, ओके, वो किसी अलग वेंडर्स के थे और वेंडर्स जो है उनके होर्डिंग पे एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कर रहा है। तो वेंडर्स इज प्रोवाइडिंग एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। ओके, तो अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी जो है उसके खुद के होर्डिंग्स नहीं है, किसी और के है, तो फिर ये कहा जाएगा कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, वेंडर्स एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है और वेंडर्स अगर एडवर्टाइजिंग सर्विस दे रहा है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई 12(2) से फिक्स होगा। ओके, और यहाँ पे रजिस्टर 12(2) क्या कहता है, अगर B2B होगा, रजिस्टर्ड को पर्सन को दिया होगा तो लोकेशन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, और अनरजिस्टर्ड पर्सन को दिया होगा तो लोकेशन ऑफ द रिसिपिएंट माना जाएगा। तो फिर से एक बार ध्यान से सुनो, अगर एडवर्टाइजिंग, बस इतना आप याद रखना, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के खुद के राइट्स हो गए, होर्डिंग्स हो गए, और वो क्लाइंट को बिलिंग कर रहा होगा, तो वो केस में यहां पे वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का सर्विस दे रहा है ये माना जाता है। लेकिन एडवर्टाइजिंग सर्विसेज वेंडर को एंगेज कर रहा है तो फिर एडवर्टाइजिंग एजेंसी के खुद के बिलबोर्ड नहीं है, होर्डिंग्स नहीं है, तो उसकी सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगी, और वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगी, एडवर्टाइजमेंट सर्विस में क्लासीफाई होगी, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई सेक्शन 12(2) से फिक्स किया जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, ऐसा सिंपल वे में इसको लिख लो, और यहाँ पे अगर इसके ऊपर कोई सवाल पूछा गया तो यस, फटाफट इस चार्ट को याद करना और मार्क्स ले लेना। तो चलिए यहां पे इसको लिख लो फटाफट, पॉज करके लिखो फटाफट ये चार्ट और यहां चिपका देना। ठीक है, डन। तो आप आ जाइए यहां पे, देखो यहां पे अगर आप देखोगे तो एडवर्टाइजिंग कंपनी बाय द स्पेस और राइट टू यूज ऑन होर्डिंग्स, कंपनी की खुद की स्पेस है या राइट टू यूज होर्डिंग है रिगार्डिंग टू इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई 12(3) से फिक्स होगा। और एडवर्टाइजिंग कंपनी एंगेज वेंडर to arrange hoarding and vendor own or take this structure on rent, vendor is responsible for displaying the ad, तो फिर 12(2) से उसका place of supply फिक्स किया जाएगा। दोस्तों ये क्लैरिफिकेशन था। दूसरा 10(1) CA, थोड़ा ओपन करना 10(1) CA प्लेस ऑफ सप्लाई का।
ओके जो गुड्स का प्लेस ऑफ सप्लाई है वो क्या कहता है, अगर आपको याद नहीं होगा तो ये वीडियो पॉज करना, पहले वो 10(1)(ca) पढ़ना प्लेस ऑफ सप्लाई का, और फिर ये क्लैरिफिकेशन यहाँ पे देखना। 10(1)(ca) कहता है कि देखो एक है 10(1)(a), ओके 10(1)(a), अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे अगर गुड्स में मूवमेंट होगी तो जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी, आई रिपीट, जहां गुड्स की मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। नाउ उसमें अगर आप नीचे देखोगे तो 10(1)(c) है, अगर आपने सप्लाई अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया हो, फिर मूवमेंट हो या ना हो, आपने सप्लाई अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को किया हो तो प्लेस ऑफ सप्लाई, ओके जहां मूवमेंट टर्मिनेट होगी वो नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई यहां पे ओके लोकेशन ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन वो लिया जाएगा, मतलब वो एड्रेस, सॉरी लोकेशन नहीं, एड्रेस ऑफ सच अनरजिस्टर्ड पर्सन, यानी इनवॉइस में ये अनरजिस्टर्ड पर्सन का जो एड्रेस रहेगा वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। मतलब क्या, अगर मैं ओके मेरे शॉप पे कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन आया, मेरी ओके यहाँ पे गारमेंट्स की शॉप है और मैं उसके नाम का इनवॉइस बना रहा हूँ, तो मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई क्या माना जाएगा, तो वो मुझे जो एड्रेस बताएगा कहाँ का बंदा है, तो वो एड्रेस मेरा प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा। और अगर पूरा एड्रेस नहीं भी बताता है, स्टेट कोड भी बता देता है, तो वो स्टेट उसका प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा और अकॉर्डिंगली CGST SGST और IGST के बिल बनाने पड़ेंगे दोस्तों। ओके तो ये जो हमने देखा था रिगार्डिंग टू 10(1)(c) है, एड्रेस ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स स्पेशली। ओके अब क्वेश्चन क्या है, अगर मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेच रहा हूं, समझ लो मैं बेच रहा हूं अनरजिस्टर्ड पर्सन को, लेकिन अमेजॉन के थ्रू बेच रहा हूं। अब अमेजॉन के थ्रू अगर मैं बेच रहा हूं तो एड्रेस जो है, जो कस्टमर ने एड्रेस दिया, ओके बहुत सी बार क्या होता है, एग्जाम्पल लो कि मैंने अमेजोन पर मोबाइल रजिस्टर किया, मतलब अमेजोन पे मेरा शॉप है और मोबाइल जो है आप खरीद सकते हैं, आपने मोबाइल खरीदा। अब आपने जो मोबाइल खरीदा, आपका स्टेट कोड है महाराष्ट्र, लेकिन आपने किसी और के लिए, आपकी खास फ्रेंड होगी और अच्छी फ्रेंड होगी, उसके लिए मोबाइल गिफ्ट के लिए खरीदा, तो आपने डिलीवरी रखा ओके राजस्थान, आप कहाँ के हो, महाराष्ट्र के हो, ओके आपका एड्रेस कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, और हमारा ट्रांजैक्शन B2C मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन के साथ हुआ, लेकिन आपने डिलीवरी राजस्थान रखी। एग्जाम्पल के तौर पे मिस्टर ए अनरजिस्टर्ड पर्सन लोकेटेड इन एक्स स्टेट प्लेस एन ऑर्डर on an e-commerce platform for mobile phones. He provide billing address located in X state, but mobile is to be delivered on the address located in Y state. ओके हाँ बिलिंग एड्रेस एक्स स्टेट है पर डिलीवरी वाई स्टेट पे है, तो प्लेस ऑफ सप्लाई कहाँ माना जाएगा, अगर ये ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, अमेजॉन के थ्रू बेचा गया, फ्लिपकार्ट के थ्रू बेचा गया, तो क्लैरिफिकेशन कहता है प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी द एड्रेस और डिलीवरी ऑफ द गुड्स रिकॉर्डेड इनवॉइस, मतलब जहां डिलीवरी होगी यानी स्टेट वाई वो प्लेस ऑफ सप्लाई माना जाएगा एंड नॉट द स्टेट एक्स। तो ये आपने थोड़ा पढ़ के चले जाना, अगर ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू आपने माल बेचा टू अनरजिस्टर्ड पर्सन तो 10(1)(ca) ओके एड्रेस ऑफ दैट पर्सन या डिलीवरी माना जाएगा, तो डिलीवरी कंसीडर किया जाएगा। चलिए अब आ जाओ बेटा आप ITC, ये अच्छा क्लैरिफिकेशन है, ये पढ़ के जाना, ये अच्छा क्लैरिफिकेशन है ना। अगर आपको याद होगा रिवर्स चार्ज RCM, सप्लायर और रिसिपिएंट, और आपका सप्लाई 93 या 94 में आता है, 93 या 94 में आता है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि अगर सप्लायर RCM में टैक्स रिसिपिएंट देगा, सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो टैक्स इनवॉइस वो बनाता है, आपको याद होगा तो टैक्स इनवॉइस वो बनाता है, हम RCM में पे कर देते हैं। लेकिन सप्लायर अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर हम सेल्फ इनवॉइस बनाते हैं, ओके फिर रिसिपिएंट सेल्फ इनवॉइस बनाता है। तो अगर रिसिपिएंट यहां पे सेल्फ इनवॉइस बनाता है तो अब जब वो RCM में पे करेगा, अब मैंने एक प्रोविजन पढ़ाई थी, RCM में आप पे भी करते हो और उसका क्रेडिट भी लेते हो, सुनना मेरी बात, RCM में आप पे भी करते हो और उसका क्रेडिट भी लेते हो। तो ऐसे सिचुएशन में ओके RCM में वो जब टैक्स पे करेगा और उसका क्रेडिट लेगा, तो इसकी व्हाट इज द टाइम लिमिट, इसकी टाइम लिमिट क्या होगी, RCM की ITC लेने की टाइम लिमिट क्या होगी। तो देखो एग्जाम्पल यहां पे पढ़ता हूं, अच्छा क्लैरिफिकेशन है। एंटिटी इन इंडिया रिसीव्स अ सर्विस फ्रॉम ओवरसीज, ओवरसीज मतलब आउट ऑफ इंडिया, लिखना हो तो लिख देना, आउट ऑफ इंडिया सर्विस ली गई। अब ओवरसीज रिलेटेड पर्सन विदाउट कंसिडरेशन, रिलेटेड पर्सन से विदाउट कंसिडरेशन बाहर से सर्विस ली गई। सेक्शन 7(1) में शेड्यूल 1 था, शेड्यूल 1 में पैरा 4 था, और पैरा 4 ये कहता था कि अगर आपने सर्विस इंपोर्ट की फ्रॉम रिलेटेड पर्सन इवन दो विदाउट कंसिडरेशन,
इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो आपको वो सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा, इवन दो फ्री इंपोर्ट सर्विस है। हमने लिखा भी था, वैसे तो फ्री इंपोर्ट सर्विस पे जीएसटी नहीं आता है, लेकिन अगर ये रिलेटेड से लिया गया या हमारी अदर एस्टेब्लिशमेंट से लिया गया, सुनना, रिलेटेड से लिया गया या हमारी अदर एस्टेब्लिशमेंट से लिया गया, तो फिर उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा, जीएसटी आ जाएगा। ओके, अब क्या हुआ कि सर्कुलर ऐसा है कि मैंने रिलेटेड से सर्विस लिया, फ्री लिया, इन द बिजनेस लिया, पर उसका मुझे पता ही नहीं था कि भाई जीएसटी देना पड़ता है। मैंने सोचा रिलेटेड है, फ्री है, क्यों जीएसटी देना पड़ता है। पैरा 4 के बारे में पता ही नहीं था। नाउ नो इनवॉइस इज इशूड एंड नो टैक्स पेड अंडर आरसीएम। ओके, क्यों? क्योंकि देखो, जिससे मैंने सर्विस लिया, जो बाहर वाला बंदा था, मेरा रिलेटेड था, और रिलेटेड से सर्विस मैंने इंडिया में लिया। ओके, रिलेटेड से लिया, ये नो डाउट इंपोर्ट सर्विस हुई, और इंपोर्ट सर्विस विदाउट कंसिडरेशन होगा तो सप्लाई माना जाएगा। अब देखो ना उस, ओके, अब वो तो बंदा अनरजिस्टर्ड है, क्योंकि वो तो इंडिया के बाहर है, तो उसको इंडिया से रजिस्ट्रेशन से क्या लेना देना, उसको कोई लेना देना नहीं इंडिया के रजिस्ट्रेशन से। लेकिन बेटा मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ, ओके, और ये लेने वाला रजिस्टर्ड है, तो अब क्या हो जाता है, लेने वाला अगर रजिस्टर्ड है, सर्विस बिजनेस के लिए ले रहा है, तो इसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा, इसको सेल्फ इनवॉइस बनाना पड़ेगा। पर बंदे ने सेल्फ इनवॉइस बनाया नहीं, सुनना, बंदे ने सेल्फ इनवॉइस बनाया नहीं। ओके, क्योंकि उसको पता ही नहीं था कि इसके ऊपर जीएसटी देना पड़ता है, ना इनवॉइस बताया ना पेमेंट किया। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, लेटर ड्यू टू डिपार्टमेंटल क्लैरिफिकेशन, कोर्ट जजमेंट एंड ऑडिट, रिसिपिएंट इश्यूज द इनवॉइस। बाद में जब उसने ओके लॉ पढ़ा, कोर्ट जजमेंट पढ़े, तो उसको लगा कि नहीं यार, इनवॉइस तो सेल्फ इनवॉइस तो बनाना पड़ेगा। एंड पे द टैक्स विथ इंटरेस्ट एंड क्लेम द आईटीसी, टैक्स भी दिया, इंटरेस्ट भी दिया। बाद में मतलब हो सकता है 1 साल बाद, 2 साल बाद, यानी ये ट्रांजेक्शन हुआ था, इमेजिन करो, ये ट्रांजेक्शन हुआ था 22-23 में, इंपोर्ट हुआ था 22-23 में। अब साल 1.5 साल तो उसको पता ही नहीं चला, और 24-25 में उसने इनवॉइस बनाया, 24-25 में उसने इनवॉइस बनाया 1-1.5 साल बाद, और उसका पेमेंट किया, पेमेंट भी किया विथ इंटरेस्ट, आरसीएम में पेमेंट अंडर आरसीएम भी किया, और सेल्फ इनवॉइस भी बना लिया अंडर आरसीएम, पेमेंट भी कर दिया। अब वो अंडर आरसीएम बंदे ने पेमेंट भी कर दिया। ओके, तो अब वो क्रेडिट ले सकता है क्या? अब डिपार्टमेंट का क्या कहना था, देखो भाई, ओके, ट्रांजेक्शन कौन से ईयर में हुआ, ट्रांजेक्शन 22-23 में हुआ, तो इसकी लास्ट डेट ऑफ अवेलिंग आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) क्या है, अगले साल का नवंबर एंड तक, या डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, मतलब सब्सिक्वेंट ईयर के नवंबर एंड तक। तो सब्सिक्वेंट ईयर के नवंबर एंड तक मतलब क्या, नवंबर 23 या एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर तक आपने आईटीसी लेना चाहिए था। तो आपका ट्रांजैक्शन ये इसमें 22-23 में हुआ, और आपने आईटीसी नहीं लिया। अगर आपने आईटीसी नहीं लिया तो अब नहीं मिलेगा। नाउ टैक्स पेयर का क्या कहना था, टैक्स पेयर का कहना था मुझे आईटीसी मिलेगा। कौन से ईयर में मैंने सर्विस इंपोर्ट की वो इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने इनवॉइस कौन से ईयर में बनाया, 24-25 में। अगर मैंने इनवॉइस 24-25 में बनाया तो मेरी टाइम लिमिट ये ईयर से होगी, मतलब नवंबर 25 तक मुझे टाइम लिमिट मिलेगी। यानी ये ईयर ना देखा जाए, ये ईयर देखा जाए, 24-25 जब मैंने इनवॉइस बनाया था और पेमेंट किया था, तो ये ईयर देखा जाए। तो ऐसे केस में ये ईयर अगर हम देखें तो मेरी टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी, तो अवेलिंग आईटीसी नवंबर 25 या डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच इज अर्लियर देखा जाएगा। तो क्लैरिफिकेशन देखो क्या आया, बड़ा अच्छा क्लैरिफिकेशन आया। ओके, इशू क्या था, वेदर टाइम लिमिट फॉर अवेलिंग आईटीसी अंडर सेक्शन 16(4) शुड बी बेस्ड ऑन फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई इज रिसीव्ड और इन ईयर इन विच इनवॉइस वाज इश्यूड बाय द रिसिपिएंट। मतलब जब ट्रांजेक्शन हुआ इंपोर्ट का वो ईयर लिया जाएगा, या जिस दिन मैंने सेल्फ इनवॉइस बनाया वो ईयर लिया जाएगा। देखो, रजिस्टर्ड रिसिपिएंट रिसीविंग सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन also liable to pay tax under RCM has to issue invoice himself मतलब self invoice बनाना पड़ेगा। Based on such invoice recipient become eligible to avail ITC। पहले self invoice बनाना पड़ेगा और उसके बेस पर वो ITC लेगा। 10 हाईलाइट करना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में याद रखना। The relevant financial year for calculation of time limit of 16(4) to avail ITC shall be the financial year in which invoice issued by recipient। यानी जो ईयर में आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया, सुनना भाई साहब, ध्यान से सुनो, जो ईयर में आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया वो ईयर लिया जाएगा, सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर कंडीशन। तो जो ईयर में ट्रांजैक्शन हुआ वो नहीं लिया जाएगा, जो ईयर में आपने सेल्फ इनवॉइस बनाया वो ईयर कंसिडर किया जाएगा। डन। द फाइनेंशियल ईयर इन विच सप्लाई वाज रिसीव्ड इज इररिलेवेंट। If recipient issue invoice after its TOS and pays the tax, he has to pay interest on such delay payment of tax and liable to penal action। मतलब
उसने लेट पे किया, उसका इंटरेस्ट लगेगा, पेनल्टी लगेगी, लेकिन उसका आईटीसी नहीं जाएगा। उसका आईटीसी वो ईयर से कंसीडर होगा, सुनना, उसका आईटीसी वो ईयर से कंसीडर होगा जो ईयर में इनवॉइस बनाया। हाँ, इनवॉइस के लिए लेट हो गया, पेमेंट के लिए लेट हो गया, कि उसका टीओएस निकल गया, तो उस पर इंटरेस्ट और पेनल्टी लगेगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये अच्छे से पढ़ के जाना। उसके बाद में सेकंड क्लैरिफिकेशन ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ आईटीसी ऑन डक्ट मैनहोल्स यूज इन द नेटवर्क ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल्स। देखो, तो सेल्युलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट सम टैक्स अथॉरिटी वेर डिनाइंग आईटीसी ऑन डक्ट एंड मैनहोल्स यूज इन ओएफसी नेटवर्क फॉर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, considering them immovable property and where such ITC is barred under section 25C। अगर आपको ब्लॉक क्रेडिट में जाना है तो देखो, ब्लॉक क्रेडिट में जाओ, पॉज करके, वहां 17(5)C कंस्ट्रक्शन और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट और कंस्ट्रक्शन इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको दिखेगा, इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी आपको दिखेगा। डन 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 डन, दिखा या नहीं दिखा? चलो, अब क्या था कि ओएफसी नेटवर्क, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क बनाने पड़ते हैं। रिलायंस ने पूरे इंडिया में, कि जियो ने पूरे इंडिया में नेटवर्क बनाया अपना, जियो फाइबर, जियो केबल लाइन, इसका नेटवर्क बनाया। अब देखो क्या हुआ कि वो नेटवर्क में बहुत सी बार डक्ट या मैनहोल्स बनाने पड़ते हैं, ऐसी डक्ट बनानी पड़ती है, या आदमी जाए इसलिए मैनहोल्स बनाने पड़ते हैं। तो डिपार्टमेंट ने क्या कहा कि ये जो आप डक्ट बना रहे हो या मैनहोल्स बना रहे हो, ओके, इसके लिए जो खर्चा लग रहा है उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो ऐसे केस में क्या आईटीसी रिस्ट्रिक्ट किया जाएगा? तो देखो, क्लैरिफिकेशन क्या है, इंपॉर्टेंट। ओके, 17(5)C and D restrict the ITC written item related to immovable property excluding plant and machinery। हाँ, अगर आप ये क्लॉज पढ़ते हो तो इमूवेबल प्रॉपर्टी का आईटीसी नहीं मिलेगा, एक्सक्लूडिंग प्लांट एंड मशीनरी। हाँ, प्लांट एंड मशीनरी होगा तो मिल जाएगा। डक्ट एंड मैनहोल्स आर इंटीग्रल ऑफ ओएफसी नेटवर्क और प्रोवाइडिंग टेलीकम्युनिकेशन सर्विस, सिग्नल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, क्योंकि ये डक्ट बनानी पड़ती है फॉर सिग्नल ट्रांसफर के लिए एंड मेंटेनेंस के लिए। ओके, तो they are not classified as a land, building, civil structure, telecommunication tower or pipeline outside the factory premises। ओके, तो वो प्लांट एंड मशीनरी मनी बोली जाएगी। अब देखो वहां प्लांट एंड मशीनरी की क्या डेफिनेशन है। प्लांट एंड मशीनरी के आईटीसी मिलते हैं, पर उसमें लैंड, बिल्डिंग, टेलीकम्युनिकेशन टावर्स नहीं आने चाहिए। तो सीबीआईसी ने कहा कि ये डक्ट या मैनहोल प्लांट एंड मशीनरी बोली जाएगी, और ये बिल्डिंग नहीं बोला जाएगा, ये टेलीकम्युनिकेशन टावर नहीं बोला जाएगा, ये प्लांट एंड मशीनरी बोली जाएगी, और इसका आईटीसी मिल जाएगा। आपको एग्जाम में 2 लाइन याद रखनी है। ये डक्ट और मैनहोल्स पे अगर क्वेश्चन पूछा तो इट इज ट्रीटेड एज प्लांट एंड मशीनरी एंड आईटीसी इज अवेलेबल। बस इतनी 2 लाइन आपको याद रखनी है। डन 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 डन। और लास्ट, रजिस्ट्रेशन। अगर बेटा हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन में यहां पे यस प्रोसीजर, अभी एक बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन आया है आधार ऑथेंटिकेशन के साथ, और वो अप्लीकेबल हुआ है गुजरात, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। ओके, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है आधार ऑथेंटिकेशन के लिए, और वो बायोमेट्रिक यानी थंब वम लगा के, और अभी वो 3 स्टेट में अप्लीकेबल हुआ है, गुजरात, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश। चलिए, बस इतना ही एडिशनल आपको सर्कुलर पढ़ के जाना है, और हमने ये सारे सर्कुलर खत्म कर दिए। ओके, तो आई होप आपको समझोगे, आपने चार्ट बनाए होंगे, बाकी सारी अमेंडमेंट्स मैंने रेगुलर बुक में कवर की हुई है। ओके, तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हमने ये देखा, तो इस तरह से हमारी अमेंडमेंट्स खत्म हो गई। और बस दोस्तों, मैं ये कहूँगा कि अब ये लास्ट 1 मंथ, ओके, यहाँ पे हमारी चार्ट बुक लेना और क्वेश्चनर्स के इंपॉर्टेंट एग्जाम के और आरटीपी के क्वेश्चंस अच्छे से कर लेना। हाँ, आपके अटेम्प्ट की आरटीपी और लास्ट अटेम्प्ट की आरटीपी ये भी अच्छे से कर लेना। ओके, तो यहाँ तुम्हारी पढ़ाई थोड़ी अच्छे से हो जाएगी। दूसरी बात मैं आपको कह दूँ कि समझ लो आपको अब क्वेश्चनर के लिए टाइम नहीं है, तो मेरे सुपर 30 क्वेश्चंस जो है, जिसका वीडियो जो लास्ट अटेम्प्ट को अप्लीकेबल था, ओके, जो मई को अप्लीकेबल था, वही आपको मई और सितंबर को अप्लीकेबल था, वही आपको अप्लीकेबल है जनवरी के लिए, क्योंकि जनवरी में कोई एडिशनल अमेंडमेंट्स नहीं है, और जो अमेंडमेंट थी वो सर्कुलर मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो ऐसी कोई एडिशनल अमेंडमेंट जनवरी 25 के लिए नहीं है। तो सुपर 30 जो मेरा वीडियो है, आपको क्यूआर कोड में स्कैन करके मिल जाएगा, वो वीडियो सुपर 30 क्वेश्चन जो है आपने देख लेना है। चलो, वो वीडियो अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं फिर से वो वीडियो को अरेंज करके फिर से पब्लिश कर दूंगा। तो ये सुपर 30 क्वेश्चंस और सितंबर की आरटीपी, सॉरी मई, सितंबर और आपका जनवरी का आरटीपी, ये 3 आरटीपीज अच्छी करके जाना। ओके, मोर देन इनफ, इतनी अमेंडमेंट्स पढ़ लेना और आपका बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। अब ये आखिरी मंथ पूरी ताकत लगा दो, ओके, पूरी ताकत लगा दो, एंडिंग पे
ओके, यहाँ पे आपको अपना पेशेंस लूज नहीं करना है, अपनी हिम्मत नहीं हारनी है। देखो बेटा, इतने क्लासेस किया, घंटों क्लासेस किए, घंटों पढ़ा हुआ है, और अब जो लास्ट मोमेंट पे अपने आप को संभालता है वही जिंदगी में आगे बढ़ता है। लगेगा बहुत सा डर, लगेगा निगेटिविटी आएगी, बहुत कुछ ऐसा लगेगा कि यार ओके बस जिंदगी भर हम पढ़ते रह रहे हैं, लेकिन बस ये आपकी रियल एग्जाम है। वो एग्जाम में लिख के आओगे वो तो ठीक है, पर ये रियल एग्जाम है कि आप हिम्मत मत हारना। आखिरी वक्त पर, आखिरी मोमेंट पे जिसने अपने आप को संभाल लिया, वो ही लाइफ में ये सीखता है कि अपनी ग्रोथ कैसे करना है। तो ये एक महीना पूरे जोश के साथ आगे बढ़ो, दृढ़ निश्चय रखो। जब तक आप आखिरी पेपर का आखिरी वर्ड नहीं लिखते हो, तब तक एकदम पॉजिटिव एनर्जी रखना कि भाई ठीक है, कोई हार्ड अभी क्वेश्चन देख लिया तो 10 मार्क गए, 90 में से 80 क्यों नहीं। ओके, तो ऐसे पॉजिटिव अप्रोच रखो, डोंट स्टक विद दैट डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट क्वेश्चन। अगर आप ऐसे ही डरते रहे कि ना ये एग्जाम में आ गया तो ये डिफिकल्ट है, मुझे नहीं जम रहा है, तो जो आपकी पढ़ाई है, जो 80% चैप्टर्स पे अच्छी हुई है, 80% कॉन्सेप्ट पे अच्छी होगी, उसका जो कॉन्फिडेंस है वो डगमगा जाएगा और आपका पेपर बिगड़ सकता है। इसलिए अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन प्रॉब्लम देख लेते हो और नहीं जम रहा है, तो ठीक है, वो अभी बाजू में कर दो, और यही थॉट रखो कि ठीक है, अगर ये ऐसा क्वेश्चन आया एग्जाम में तो देखते टाइम पे जितना हैंडल होगा उतना होगा। अदरवाइज ओके 5-10 मार्क चले गए तो भी 90 में से मैं 80 क्यों ना लूँ, बाकी तो कॉन्सेप्ट मेरे अच्छे हैं, बाकी तो मैंने पढ़ा हुआ है। इस पॉजिटिव के एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा होगा, और एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ो कि नो डाउट आपके साथ अच्छा ही होगा। ओके, और आप क्वेश्चंस जो है आपके फेवरेबल आएंगे, क्योंकि ये तो आपको भी नहीं पता, आ गए तो भाई तोड़ देंगे। ओके, इसमें कोई कमी नहीं रखेंगे। इस पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे रखो, डेफिनेटली कदम आगे बढ़ाओ, आपको सक्सेस मिलेगी। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। थैंक यू सो मच। हाँ, और ये बता दूं, अमेंडमेंट्स अगर आपको अच्छी लगेगी तो लाइक करना और अपनी कमेंट्स भी देना, अपनी कमेंट्स भी देना, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, सो दैट ये अमेंडमेंट्स उसकी कवर हो जाए। डन 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 डन। चलिए।